नाज़रीन, जब भी हम अखबारात उठाते हैं तो दो चीज़ें हमें मुंह के ऊपर थपेड़े की तरह लगती हैं। एक तो दुनिया भर के अंदर जो मुआशी तूफान आया हुआ है और पाकिस्तान में उस तूफान की जो डेवस्टेशन है आपको नजर आती है। आपकी अपनी इनकम्स ले लें, अपनी जॉब सर्टेनिटीज के हवाले से आप देख लें, बिजनेस के हवाले से देख लें, आपको हर तरफ एक गैर यकीनी की ऐसी कैफियत है कि लोग ज़हनी मरीज बन गए हैं। दूसरी तरफ जब हम हुकूमत के एहलकारों की बातें सुनते हैं तो स्टेट बैंक गवर्नर को आप उठा के देख लें या मिनिस्टर ऑफ फाइनेंस जो एडवाइजर हैं, असल में मिनिस्टर ऑफ फाइनेंस प्राइम मिनिस्टर खुद हैं, उनकी बातें सुन लें तो वो कहते हैं कि पाकिस्तान की मईशत के फंडामेंटल्स जो हैं वो तो बड़े स्ट्रांग हैं, तो ये वक्ती बहरान है, ये निकल जाएगा, ज्यादा परेशानी की जरूरत नहीं है। जिससे मुराद ये है कि जब ये कोरोना की वबा खत्म होगी तो बिजनेस एज यूजुअल चलता रहेगा। हमारे पास डॉक्टर नजीब खाकान साहब मौजूद हैं, रिनाउंड इकोनॉमिस्ट हैं और अहम पोजीशंस पर मौजूद रह चुके हैं। और गाहे बगाहे ये जरूरी होता है कि जो मईशत को गहरी नजर से एक्सपर्ट्स के तौर पर देखते हैं उनकी राय भी ली जाए और सिर्फ हमारे तज्जियों पर गुजारा न किया जाए। डॉक्टर नजीब, बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने का। तो पहले तो ये जरा हमारा जो मखमसा है ये दूर करते हैं कि जो हालात एक तरफ से हमें अबतरी की निशानियां बता रहे हैं, हमारे अपने घरों के अंदर तबाही के आसार नजर आते हैं। हुकूमती एहलकारों या स्टेट बैंक के गवर्नर की जो बातें सुनते हैं वो कहते हैं परेशानी की जरूरत नहीं। बतौर इकोनॉमिस्ट हमें बताएं, परेशान होने की जरूरत है या नहीं? First of all, अस्सलाम वालेकुम and thank you for having me on the show. देखें, एक इकोनॉमी थी जो पोस्ट कोविड आपको दिखाई दे रही है, एक इकोनॉमी है जो प्री कोविड थी। सो हमें थोड़ा सा वक्त लेके ये देखना पड़ेगा कि हम कहाँ खड़े हुए थे प्री कोविड। प्री कोविड भी हम एक स्लोइंग इकोनॉमी में थे बिकॉज एक बैलेंस ऑफ पेमेंट्स क्राइसिस चल रहा था और वो फंड के थ्रू मैनेज हो रहा था। और उसका जो बेहतरीन तरीका था वो यही था कि इकोनॉमी को स्लो कर दिया जाए ताकि इंपोर्ट्स कम हो जाएं। एक्सटर्नल अकाउंट का जो खसारा है, जो हम पेमेंट्स बाहर करते हैं और जो हमें पेमेंट्स आती हैं, उनमें एक तवाज़ुन क्रिएट किया जाए। उसमें कुछ हद तक सीपेक की मशीनरी कम हुई। आपने डॉलर को रीएडजस्ट किया स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने, जो कि कुछ अरसे से नहीं हुआ था। तो आपने एक एक्सटर्नल फ्रंट पे 17 अरब डॉलर बोरो किए और हुकूमत ने, तो उससे आपको एक एक्सटर्नल फ्रंट पे एक थोड़ी सी कंफर्ट मिल गई थी। दैट इज वेयर यू स्टूड ऑन द, ये सबको। अच्छा, इसके साथ साथ ये भी हुआ कि आपने जो फिस्कल फ्रंट था उसको भी संभालने की कोशिश की और आपने 700 अरब के नए टैक्सेस लगाए ताकि आपका जो फिस्कल अकाउंट का खसारा है, जो कि पहले साल में 8.9% पे चला गया था, उसको वापस 6.25 या 6.5 पे लाया जा सके। दिस इज वेयर लार्जली द इकोनॉमी स्टूड। और जब इससे पहले जो अभी हम प्री कोविड पे हैं, पर जो आजादो शुमार ज्यादा हमें तंग कर रहे थे वो थे लॉन्ग टर्म ट्रेंड्स ऑफ द इकोनॉमी। ये तो एडजस्टमेंट्स हैं जो आपने प्राइसिंग से, प्राइस ऑफ बोरोइंग, प्राइस ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, प्राइस ऑफ गैस को एडजस्ट करके आपने एडजस्ट कर लिया। इंपोर्ट्स की बजाय जब आप एक्सपोर्ट्स को देखिए तो उनमें क्वांटिटेटिव टर्म्स में थोड़ी सी बेहतरी हुई है, बट डॉलर टर्म्स में वो नहीं बढ़ी थी। पर एक आसार दिखाई देने शुरू हुए थे कि अब हम उस तरफ भी जाएंगे। बट जो ज्यादा डिस्टर्बिंग, थोड़ी सी कथा कलामी करूं, ये जो अभी आपने बताया कि इस वबा के आने से पहले का जो फेज है उसके अंदर हम क्या कह रहे थे, लेकिन उसके असरात, जो मनफी असरात हैं, चाहे वो जिस वजह से भी हो, वो तो नुमाया थे। बिजनेस डाउन था, आप की इन्फ्लेशन जो थी वो आसमान से बातें कर रही थी, नौकरियां बन नहीं रही थी और लोग बल्कि अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ रही थी, गुर्बत के आदाद शुमार हमारे सामने है। तो लोग बड़ी विपदा में थे उस एडजस्टमेंट के फेज में भी। तो ऐसा नहीं है कि, अगर मैं गलत हूं मुझे बताइएगा, कि एडजस्टमेंट के फेज के अंदर ये ना हम समझ रहे हो कि जैसे हालात ठीक थे। स्टेबलाइजेशन जिसको हम ये फेज कहते हैं, यहाँ पर एडजस्टमेंट का फेज कहीं, इसमें बिल्कुल ये हो रहा था क्योंकि इकोनॉमी अगर कॉन्ट्रैक्ट कर रही होगी तो एक्सपोर्ट्स उस तरह नहीं बढ़ेंगी। इकोनॉमी अगर कॉन्ट्रैक्ट कर रही होगी तो नई एम्प्लॉयमेंट कम क्रिएट होगी। और इन्फ्लेशनरी फेज इसलिए भी आ रहा था क्योंकि एडजस्टमेंट, जब आप रुपी को एडजस्ट करते हैं पाकिस्तान में, इसका एक बड़ा गहरा ताल्लुक है और वो है आपकी बिजली और गैस की कीमत से, क्योंकि दोनों पैक्ड हैं
इंटरनेशनल ऑयल के साथ, बिकॉज आप तेल से एक 60-70% बिजली भी बनाते हैं और आप LNG भी इंपोर्ट, सो एक इम्पैक्ट लोगों पे एक मनफी आ रहा था और सबसे ज्यादा इसमें मिडिल क्लास हिट हो रही थी, बिकॉज वो लोग हैं जो कि इससे तेल भी खरीदते हैं, बिजली भी ज्यादा इस्तेमाल करते हैं और वो सबसे ज्यादा हिट हो रहे थे। तो बिल्कुल इकोनॉमी तकरीबन हमने एग्री कर लिया है कि यहाँ पे खड़ी हुई। बट इससे जो ज्यादा डिस्टर्बिंग चीज थी ना, वो ये थी कि जो लॉन्ग टर्म ट्रेंड्स ऑफ द इकोनॉमी है, जिनको मोर फंडामेंटल ट्रेंड्स आप कहेंगे, वो उतने अच्छे दिखाई नहीं दे रहे थे, जिनकी करेक्शन सबसे ज्यादा जरूरी है। और पोस्ट कोविड मैं आपको बताऊंगा और हम डिस्कस करेंगे कि क्यों। आपका सेविंग्स रेट जो था वो तकरीबन 10% के करीब था, आपकी इन्वेस्टमेंट रेट 15% के करीब था, जबकि ममालिक जिनकी आप मिसाल देते हैं कि साउथ कोरिया ने हमारा प्लान लिया और वो कहाँ पे पहुंच गया, वो 30 और 36% के रेट्स के इर्द गिर्द थे, जिसमें सारा ये ईस्ट एशियन मिरेकल ट्रांसपायर किया। और चीन, साउथ कोरिया, ताइवान और वियतनाम को आज आप देखते हैं, आपका एक्सपोर्ट टू GDP रेशियो जो था वो भी कम होके तकरीबन 8.6 पे खड़ा था, जो किसी जमाने में 14 या 15% होता था। सो जो लॉन्ग टर्म ट्रेंड्स और जो सबसे ज्यादा डिस्टर्बिंग ट्रेंड था लॉन्ग टर्म, वो था मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर का। आप एक जमाने में 18.3% ऑफ द GDP मैन्युफैक्चरिंग आपके पास थी, वो रह गई थी तकरीबन 14, 15, 16 के करीब आ गई थी, और आखिरी साल में तो 13 के करीब भी आ गई थी। और इसके अलावा जो सबसे ज्यादा खतरनाक बात जो हमें डिस्टर्ब करती है वो ये थी कि देखिए, दुनिया में तरक्की प्रोडक्टिविटी से आती है, ह्यूमन प्रोडक्टिविटी एंड एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी एंड इंडस्ट्रियल प्रोडक्टिविटी। पाकिस्तान एक ज़रई मुल्क है, इसमें आप अगर 2.5 टन पर हेक्टर कॉटन बनाएंगे और ऑस्ट्रेलिया, चाइना और इंडिया 4, 5, 5.5 टन पर हेक्टर बनाएगा, तो वहीं पे आपकी प्रोडक्टिविटी खराब हो जाएगी। और ये हैं असल वो चीजें जिनकी वजह से आपकी चीजों की जो कीमतें हैं वो क्यों ज्यादा हैं। अगर हम वीट डबल कर दें अपनी आउटपुट फ्रॉम द सेम जमीन, फ्रॉम द सेम वाटर दैट वी यूज, तो उसकी कीमत कम हो जाए, यानी कि इकोनॉमीज ऑफ स्केल। सो ये ओवरऑल तनासुब है जिसमें आपकी इकोनॉमी मैनेज हो रही थी। दिस इज वेयर वी स्टूड। अच्छा, तो अब ये वबा आ गई और उस वबा ने तो दुनिया भर के अंदर जब तकरीबन $8.5 ट्रिलियन का दुनिया की इकोनॉमी को नुकसान हुआ, तो ज़ाहिर हम किस खेत की मूली हैं, हमारे ऊपर तो नुकसान जो है वो ज्यादा ही होने थे उन हालात के पेश नजर जो आपने बताए। अब जो सूरत हाल है और इसको जब आप बेसलाइन बना के मुस्तकबिल की बात करते हैं और सोल्यूशंस की भी हम बात करेंगे, तो शुड बी वरी इस वक्त जो सूरत हाल है और उसको बुनियाद बना के जब मुस्तकबिल को देखते हैं, परेशान होना चाहिए। तो हम इससे पहले देख रहे थे कि ये साल 2 से 2.5% ग्रोथ पे कंप्लीट होगा। अब हम देख रहे हैं कि ये साल 1 से 2% नेगेटिव पे, सो वी हैव लॉस्ट 4% ऑफ GDP। उससे मुराद क्या है? जब हम कहते हैं कि 4% GDP आम बंदों को समझाने के लिए इसका नुकसान क्या है, क्या होगा? इसका नुकसान ये है कि जिस सीमेंट फैक्ट्री ने जो कुछ बनाना था वो कम बनाएगी, जब वो कम बनाएगी तो कम सप्लाई होगी, जब वो कम सप्लाई होगी तो नौकरियां कम होंगी। सो हर चीज में एक कॉन्ट्रैक्शन आ जाएगा, कमी वाकया हो जाएगी। ठीक, सबसे पहली हिट हमने ये ली है। इससे एक अनएम्प्लॉयमेंट क्रिएट होगी और आपका जो लार्ज स्केल है उसमें मार्च के माह में 23% नेगेटिव ग्रोथ दिखाई है। जो हमारे फास्ट मूविंग इंडिकेटर, जिनको हम हाई फ्रीक्वेंसी इंडिकेटर कहते हैं, सो आप वरीसम बात मुझसे पूछ रहे हैं, मेरे लिए ये वरीसम है कि मैं एक डेटा ड्रिवन इंडिकेटर को देखता हूं और वो 23% की नेगेटिव ग्रोथ दिखा रहा है लार्ज स्केल। उसके बाद पाकिस्तान में 99% स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस हैं, 5.2 मिलियन स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस वो हिट होंगी जिनके कारोबार बंद रहे हैं। दुनिया के जो अनएम्प्लॉयमेंट के फिगर दिखाई देना शुरू कर दिए हैं ना तलत, उसमें अमेरिका में 36 मिलियन जॉब्स 8 हफ्ते में लूज हुई हैं, ऑस्ट्रेलिया में 6 लाख जॉब्स लूज हुई हैं। हमारे एस्टिमेट्स आपने देखे हैं, मैं पाकिस्तान में चूंकि मैं फॉल्स प्रिसिजन्स नहीं क्रिएट करना चाहता कि 15 मिलियन होगा या, बट अ लार्ज, अगर एक फिगर जो सामने आ गया है हम उसको लेके चलेंगे कि 23% कॉन्ट्रैक्ट कर गया है LSM मार्च में, जब पूरा क्लोजर नहीं आया था। सेम विल बी इन अप्रैल, सेम विल बी इन मई, और ये जुलाई के बाद जाके कोई रिकवरी शुरू होगी। सबसे बड़ा हमें ये इंडिकेटर, फिर एक्सपोर्ट्स विल गेट हिट
اور ابھی جو آزاد و شمار آنا شروع ہوئے ہیں وہ 15 سے 20% ان 3-4 ماہ میں لگتا ہے رہیں گے. سو دیٹ از دی ایکسپورٹ ہٹ. Remittances have survived, but they will take a hit. Because ریمیٹنسز جو باہر سے پیسے بھیجتے ہیں, ایک تم وجہ خود ہی بتا رہے تھے کہ وہ ان مہینوں کے اندر رمضان میں اور عید سے پہلے نسبتاً زیادہ بھیجی جاتی ہیں, لیکن اب اتنے بڑے پیمانے پر لوگ نوکریاں چھوڑ کے وہاں پہ آ رہے ہیں اور لاکھوں کی تعداد میں آنے والے, تو ریمیٹنسز پہ تو اثر پڑے گا پھر. دیکھیں نا, بالکل پڑے گا, اور یہ اب ایسٹیمیٹ کرنا پڑے گا. پر اور پھر ہم جب سولوشنز میں جائیں گے تو آپ مجھے پوچھے گا کہ ہاؤ وی سالو دیم, بٹ ریمیٹنسز پہ آپ کا بہت بڑا اثر پڑے گا. اس کے علاوہ جو اثر پڑا ہے وہ یہ ہے کہ ٹیکس کلیکشن کم ہو گئی ہے. آلریڈی تقریباً ہم 17% پہ گرو کر رہے تھے, وچ از دا سیم گروتھ ایز دا نیو ٹیکسز دیٹ وی ہیڈ پٹ. ہم نے 700 کے ٹیکسز تقریباً 4000 پہ لگائے تھے جو 17% کے قریب ہے, تو ہم اسی شرح پہ گرو کر رہے تھے اپنی ٹیکسیشن کو, ریونیو کو, پر وہ بھی ہٹ ہو جائے گی. سو اوور آل گروتھ ہٹ ہوئی, اس سے ان امپلائمنٹ ہٹ ہوئی, اس سے آپ کی ٹیکسز کی شرح ہٹ ہوئی, ہم نے دیکھا ہے کہ ایکسپورٹس ہٹ ہوئی. سو اوور آل ایک شرنکنگ اکانومی میں آپ چلے جائیں گے فرام اے سلوئنگ اکانومی. یہ بہترین طریقہ ہے اس کو بتانے کا. تو کریں کیا ڈاکٹر صاحب؟ یہ تو آپ نے بتا دیا, یہ تشخیص تو کر دی نا, اب آپ ڈاکٹر ہیں تو معیشت کے لیے کوئی آپ نسخہ تجویز کریں. لوگ ہمیں کہتے ہیں کہ ہم ہمیشہ تجزیے کرتے رہتے ہیں, کوئی سولوشن بھی بتائیں. So let's concentrate ourselves on solutions. دیکھیں, پہلے تو سولوشن یہ ہے کہ آپ کو ملٹی راؤنڈ آف فائنینسنگ 2 جگہ پہ دینے ہیں. ایک ولنریبل سیگمنٹس جو کہ ہٹ ہو رہے ہیں, آپ نے پہلے 12,000 دیا بالکل نیچے والوں کو, پھر تھوڑے سے اوپر کی سطح کو دیا آپ نے 100 کچھ ارب روپے ابھی تک. اس کا ایک اور راؤنڈ کرنا پڑے گا آپ کو, سو دیٹ یہ لوگ یہ 4-5 مہینے سروائیو کر سکیں. دیٹ از یور فرسٹ آرڈر آف بزنس. سیکنڈ آرڈر آف بزنس, ابھی ہم اس میں سے گزر رہے ہیں, پھر ہم ریکوری کے فیز میں آتے ہیں. سیکنڈ آرڈر آف بزنس یہ ہے آپ کا کہ آپ جو بزنسز ہیں ان کو آپ نے الیکٹریسٹی کی مد میں کچھ ریلیف دی ہے, پر آپ کو کسی نہ کسی طرح ایک گرانٹ کا پروگرام, چاہے وہ آپ ہم بجٹ کی طرف ہی چلتے چلے جائیں گے, بنانا پڑے گا تاکہ آپ ان کو ایک 5 سالہ گرانٹ فری پروگرام دے سکیں 1.5 لاکھ سے 5 لاکھ تک, تاکہ وہ اس کو 5 سال میں واپس کر سکیں. شرح سود اس پہ تقریباً 0 ہو, سو دیٹ دیر از نو برڈن آن دیم. سو دیٹ یہ جو 5 لاکھ ہیں اس میں سے اس وقت صرف بورور 1,77,000 ہے. سو وی ہیو ٹو ریچ 5 million where we only have borrowers of 177,000. یہ بینکوں کے تھرو نہیں ہو پائے گا. So the state can come in directly, اور یہ پیسہ ابھی آپ کو فوری طور پہ کسی نہ کسی ملٹی لیٹرل سے لے کے ان کو دینا پڑے گا. So that is number 2 جو آپ کو کرنا ہے, so that یہ وقت جو ہے آپ کا گزر جائے. بٹ اصل جو روم آپ کے پاس اب کریٹ ہونا شروع ہو گیا ہے طلعت, وہ ہے کہ یو آر لوکنگ ایٹ اے نیکسٹ بجٹ وچ از جسٹ اراؤنڈ دا کارنر. یہ ایک انپریسیڈنٹڈ بجٹ ہونا چاہیے, اور یہ وہ بجٹ ہونا چاہیے جس کو ہم کرونا بجٹ تو ضرور کہیں, بٹ یہ آپ کا ایک سروائیول بجٹ ہے. اور سروائیول بجٹ میں اس کو اس لیے کہتا ہوں کہ اٹ کی ناٹ بی اے بجٹ ود 800 billion آف نیو ٹیکسز. وی ہیو آلریڈی ڈن دیٹ, اٹ از ناٹ پاسبل. سو فرسٹ آپ نے ریسورسز کریٹ کرنے ہیں تاکہ ملک چلتا رہے. نمبر 2, آپ نے گروتھ انسینٹیوائز کرنی ہے اس بجٹ میں, سو دیٹ یو کم بیک فرام ویئر یو ور. اور یہ جو 1 سے 2% کی گروتھ ہے اس کو ہم کسی طرح کھینچ کے 3% تک لے جائیں. اور آخری چیز جو آپ نے کرنی ہے طلعت, وہ یہ ہے کہ وی ہیو لیوڈ اے لانگ ٹائم وداؤٹ ڈسٹریبیوٹنگ ویلتھ. سو آپ کو کوئی فیئر ڈسٹریبیوٹیو پالیسیز کریٹ کرنی پڑیں گی اس بجٹ میں. اگر آپ ان 3 پیراہوں میں اس بجٹ کو لے کے چلیں گے تو then you will have real life solutions. تو یہ دولت جو ری ڈسٹریبیوٹ کرنے کی بات کر رہے ہیں, یہ کیسے ہوگی؟ یہ تو بجٹ ہی وہی لوگ بناتے ہیں جن کے پاس دولت ہے, تو وہ اپنی دولت کو, اپنے خزانوں کو لوگوں کے ساتھ کیوں شیئر کریں؟ تو بہت اچھا سوال ہے. سو ہم تینوں کو دیکھتے ہیں. دیکھیں, ری ڈسٹریبیوشن سے میری کیا مراد ہے؟ دیکھیں, ری ڈسٹریبیوشن سے یہ میری مراد ہے کہ آپ نے ملک میں جب ویلتھ ٹیکس اڑایا تو آپ نے کوئی انہیریٹنس لیوی یا کوئی ڈیتھ لیوی, یہ دنیا بھر میں لاگو ہوتی ہے, آپ نے نہیں لاگو کی. آپ یا میں یا جو صاحب حیثیت لوگ ہیں, جب بھی ایسٹس ٹرانسفر ہوتے ہیں تو وہاں پہ کوئی چیز نہیں دکھائی دیتی. دوسری ڈسٹریبیوشن آپ کو یہ دیکھنی پڑے گی کہ دنیا بھر میں
and I've worked in the Australian economy, जब एक abnormal profits दिखाई देते थे ना हमें, फॉर एग्जाम्पल वहां पे हमें रिसोर्सेज जब ग्रो करते थे, ये कोल मिनरल्स, तो हम उनको जब एबनॉर्मली जब वो ग्रो करते थे तो हम उन 2 से 3% का एबनॉर्मल टैक्स लगाते थे, जिसको पाकिस्तान में पहले भी किया, जैसे इकरा सरचार्ज था एक जमाने में. सो आपको इस दफा एबनॉर्मल टैक्सेस लगा, एबनॉर्मल ग्रोथ जहां पे प्रॉफिट्स की नजर आ रही हो, आपको वहां पे ये लगाना पड़ेगा. तीसरा, आपको ये भी देखना पड़ेगा कि कोई लैंडेड टैक्स इस मुल्क में आपको लगाना पड़ेगा, क्योंकि देयर इज अ लैंडेड जेंट्री इन दिस कंट्री. सो ये 3 ऐसे टैक्सेस हैं जो आपको देखने पड़ेंगे, जो आपको रीडिस्ट्रीब्यूशन की तरफ लेके जाएं. फिर उसको आपको टारगेट कहाँ करना पड़ेगा. देखें, इट इज नॉट इनफ टू जस्ट टारगेट द इनकम सपोर्ट वल्नरेबल्स. इस मुल्क में बेपनाह आबादी स्लम्स में रहती है. इस दफा जो इनइक्वालिटी है वो सबसे ज्यादा वहां पे बढ़ेगी, बिकॉज दे विल सफर द मोस्ट. सो targeted subsidy regime will be the best way to redistribute rather than the untargeted regimes जहां पे हम पैसा देते हैं through these people. So slums, income support, redistributive taxation, that is the way forward in this. अच्छा, बिल्कुल आखिर में अगर मैं आपसे पूछ पाऊं, वो ये कि रियासत के लोग और उसके इदारों के नुमाइंदगान हमें बताते हैं कि हमारे पास पैसे ही नहीं है. आप तो इस तरह बता रहे हैं जी कि उन्हें टारगेटेड सब्सिडीज दें, उसको ग्रांट दे दें, उधर से पैसे निकाल के उधर डाल दें, कि जिस तरह हमारे पास बड़े खजाने पड़े हुए हैं. वो कहते हैं जी हमारा खजाना तो खाली है, हम तो बोरोड इनकम के ऊपर चल रहे हैं, हम उधर से पैसे ले रहे हैं, उधर से पैसे ले रहे हैं, तो हमारे पास तो पैसे ही नहीं है. और मरकज इसी वजह से वो तो कह रहा है जी NFC अवार्ड जो आप अगला देंगे उसके अंदर तो सूबों की तरफ आप पैसे भेजें, हमारे पास तो पैसा ही नहीं है. आप मरकज से तवक्को कर रहे हैं कि आप ये पैसे लगाएं, कहाँ पैसे ही नहीं है हमारे पास. So you've done your homework well, and that's a very good question to end our program or to go towards the end. देखें, रिसोर्स बेस को कैसे बढ़ाना है. पहले तो हमने अपना फोकस चेंज करना है on non-debt creating instruments. I've written on this. Let me go into that if you give me a few minutes. आपको मुल्क का सबसे बड़ा डाइवेस्टमेंट प्रोग्राम रन करना है. हमारे पास क्विक ऐसे पावर प्लांट्स हैं जो अभी लगे हैं, हमारे पास ऐसे क्विक इदारे हैं जो कि बिक सकते हैं. हमें कम से कम $5 अरब का इजरा करना चाहिए, जो कि हमें नॉन डेट क्रिएटिंग इंस्ट्रूमेंट में यहां से आ सके. इसके अलावा आपको जो एसेट्स आप ओन करते हैं, जिसमें आपने $21 अरब नेशनल हाईवे अथॉरिटी के एसेट्स हैं, इस पर उनको आपने आपके घर की तरह, जैसे आपकी रोड है, आप उसको लीज करें, इंस्टेड कि आप उसके सकूक क्रिएट करके डेट बनाएं. आपका इस्लामाबाद एयरपोर्ट है, 100 अरब रुपए का है, आप एक मैसिव डाइवेस्टमेंट के बाद एसेट लीजिंग प्रोग्राम में जाएं. ये वो 2 जराए हैं जो नए रकूम क्रिएट करेंगे आपके. नंबर 3, आपको ये देखना है कि बहुत से रकूम हैं जो पाकिस्तान की तरफ ड्यू हैं. आई थिंक दिस इज द टाइम टू गेट बैक. PTCL के $800 मिलियन हैं. आपके पास पावर सेक्टर के पेबल्स खड़े हुए हैं 1100 अरब रुपए के. सो ये सारे वो नॉन टैक्स रेवेन्यूज हैं जिसकी तरफ आपने जाना है. आखिरी नॉन टैक्स रेवेन्यू बिफोर आई कमेंट ऑन टैक्स रेवेन्यू is the 489 बिलियन जो आपने पेट्रोलियम डेवलपमेंट लेवी में कलेक्ट करना है, बट तब जब आप ऑयल को हेज करें एट अ लोअर प्राइस. एंड वंस यू हेज ऑयल एट अ लोअर प्राइस, लेट्स से कि हम ऑयल को हेज कर पाते हैं, देन उसको लगाकर भी हम ऑयल की कीमत को कम ही रख सकते हैं मुल्क में. सो दिस इज स्मार्ट गवर्नेंस दैट वी हैव टू डू. Now let me end on the resource side कि ये सारे तो हमें वो जराए हैं जो अनप्रेसिडेंटेड इस दफा करने हैं. बट देन देयर आर टैक्स रेवेन्यूज ऑल्सो. हम इस साल तक लगभग 3,950 बिलियन के करीब कलेक्ट करेंगे. हमें यहाँ से 1,000 अरब और सिर्फ कलेक्ट करना है, सो दैट नेक्स्ट ईयर हम बगैर ग्रोथ को डेंट किए हुए ये वक्त गुजार सकें. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस. और उसको करने के लिए गुजारिश यही होगी कि आप सबसे पहले तो एक नॉमिनल ग्रोथ है जो थोड़ी सी इन्फ्लेशन की वजह से आपको 8 से 10% की मिल जाएगी. पर इसके अलावा यू विल बी रियली सरप्राइज्ड. रीसेंट स्टडी ऑफ द वर्ल्ड बैंक 2019 की ये कहती है कि अगर टैक्स कंप्लायंस हम 100% कर दें अपनी, यानी कि मैं और आप अगर 2 ही लोग हैं
تو اگر ہم ٹوٹل ٹیکس 4,000 کا دے رہے ہیں اس سال, اگر ہمارے اور آپ سے کمپلائنس 100% کر دی جائے تو جو ٹیکس کا گیپ ہے وہ 4,000 ارب کا ہے. لیٹ می ریپیٹ دس, اگر کوئی نیا ٹیکس ملک میں لاگو نہ کیا جائے بٹ کمپلائنس کو 100% کر دیا جائے تو یہ 4,000 سے 8,000 پہ چلا جائے گا. یعنی جس نے جتنا ٹیکس دینا ہے اس سے اتنا ٹیکس لے لیا جائے تو 4,000 ارب آپ جنریٹ کر سکتے ہیں. تو میری گزارش یہ ہے کہ اس سال اتنی مانیٹرنگ, انفورسمنٹ اور تو شاید نہ ہو سکے, بٹ ان دونوں کو ملا کے اتنی کمپلائنس لے لیں کہ ہم 400-500 ارب یہاں سے نکال لیں, 10% اور 4,000 ہم نکال لیں اپنی نامنل گروتھ سے, ہم 800 ارب نکال لیں گے. 100-200 کے ٹیکسز میں سمجھتا ہوں لگنے چاہیے, اور وہ وہی ٹیکسز ہیں جن کی میں نے ارلیئر بات کی. ایک سن ٹیکس ہونا چاہیے جو کہ ہمیں ٹبیکو, جو کہ ہمیں فزی ڈرنکس, اور جو اب ہیلتھ کے لیے ہمیں ایز ہیلتھ ٹیکس لگانا چاہیے. اگر کوئی اسموکرز ہیں, اگر کوئی فزی ڈرنکس ہیں, کوئی الکوہول ڈسٹریبیوشن ہے, اس پہ جانا چاہیے. اور ایک ہمیں کوئی ڈسٹریبیوٹیو ٹیکسز جس طرح کے بھی ہم مناسب سمجھیں وہ 100 سے 200 کے لگانے چاہیے, کیونکہ ہمیں کچھ مراحت بھی ٹیکسیشن میں دینی پڑیں گی سو دیٹ اکانومی میں جی ایس ٹی کے ریٹ کو آن فوڈ پروڈکٹس اینڈ آن شوگر, جس کو ہم نے لاسٹ ٹائم شوگر کو بڑھایا تھا, اس کو کم کر دینا چاہیے سو دیٹ یہ سال انٹیک آف شوگر ان غریب لوگوں میں سو دیٹ پوری رہے جن کی ہمیں بہت فکر ہے. بالکل, ہم ختم کرتے ہیں. صرف ایک وضاحت, تھوڑی سی کنفیوژن ہے. آپ نے کہا کہ جو نان کمپلائنس کا نمبر ہے وہ 4,000 ارب ہے یا 400 ارب ہے؟ 4,000 ارب, 50% بڑھ جائے گا. اس وقت ہم جو ٹیکسیشن ملک میں پالیسی لاگو ہے, ورلڈ بینک 2019 کی رپورٹ کے مطابق اگر کمپلائنس 100% پہ چلی جائے تو یہ ٹیکس کے جو ہمارے محصولات ہیں یہ دگنے ہو جائیں گے. میں اگر ایک چیز, if you give me just 10 seconds, میں پھر یہ ایک بات کہوں گا کہ اب جو فیوچر آف دی اکانومی ہے, it has to be a growth oriented economy. اینڈ ہم پھر کسی وقت ضرور بات کریں گے. ہمیں ایک پاکستان انویسٹمنٹ رجیم کا اجرا کرنا ہے تاکہ یہ وہ ڈیسٹینیشن ہو جہاں پہ ڈومیسٹک لوگ جن کے پاس پیسے ہیں وہ پوری طرح سے ڈفرینٹ, صرف کنسٹرکشن سیکٹر میں ایک گڈ بگننگ ہے بٹ آل دی ادر سیکٹرز آر لائن دیئر. ٹیکنالوجی, فوڈ پروسیسنگ, گلوبل ویلیو چینز, ان سب کو ساتھ لے کے چلنا ہے. ڈاکٹر جی بہت شکریہ, آپ نے ہمیں جوائن کیا اور ہمیں بتایا کہ مستقبل میں ہم کیا کر سکتے ہیں اور اس سے حالات کتنے بہتر ہو سکتے ہیں. تھینک یو ویری مچ. Thank you so much for having me on the show.